हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए फाइंड करना है या वेरिएबल कंडक्टिविटी के लिए फाइंड करना है तो आप कैसे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पर आज का टॉपिक हमारा है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हमने यहाँ पर कंडक्टिविटी के लिए एक फॉर्मूला देखा था। कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला देखा था। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं किसी कंडक्टर की, अगर हम किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम ई। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कंडक्टिविटी का हमने डिराइव किया था। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो हमारा कंडक्टिविटी वाला वीडियो आप जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ के। अब ये टाउ क्या है? ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का टाइम। ठीक है, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है एटम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल है और इतना छोटा सा पार्टिकल एटमॉस्फेयर की हीट से या फिर हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं उस हीट एनर्जी से वो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेगा। और अगर बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेगा तो ये टाउ जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डेफिनेटली ये डिक्रीज होगा। ठीक है, दो कोलिजन के बीच का, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब एज कंपेयर टू प्रीवियस टेम्परेचर, नाउ इफ वी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग, तो जो कोलिजन का टाइम है इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। तो वो डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो अगर आप मैथमेटिकली समझाना चाहते हैं कि कंडक्टिविटी कैसे डिक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, आप यहां पर रिलैक्सेशन टाइम की हेल्प से समझा सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट जरूर आप लिख लीजिए, ऑन इंक्रीमेंट टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो रो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम देखें कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टिविटी रो है और किसी टेम्परेचर टी नॉट पर, है ना, इनिशियल टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट पर रेजिस्टिविटी रो नॉट है। अब इस टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, मान लेते हैं टी कर दिया, तो रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज होकर रो हो गई। तो डेल्टा रो कितना होगा? वो होगा रो माइनस रो नॉट। इट इज द इंक्रीमेंट इन रेजिस्टिविटी, इट इज इंक्रीमेंट इन रेजिस्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। एक और चीज पे रेजिस्टिविटी का इंक्रीमेंट डिपेंड करता है और वो है उसकी इनिशियल वैल्यू। जितना ज्यादा इनिशियल वैल्यू होगा उतना ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अमाउंट बनेगा वो भी ज्यादा बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर इनिशियल वैल्यू ज्यादा है तो उसमें इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों को कंबाइन करें तो रो इज प्रोपोर्शनल टू रो नॉट इंटू डेल्टा टी। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आता है अल्फा टी। अल्फा टी, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है रो delta rho is equal to rho naught alpha t delta t. और what is this alpha t? It is the temperature resistance coefficient. Temperature resistance coefficient. ओके, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। और ऐसे ही आप डेल्टा आर इक्वल टू आर नॉट
अल्फा टी डेल्टा टी लिख सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी में जैसा इंक्रीमेंट हो रहा है ऐसे ही रेजिस्टेंस में भी इंक्रीमेंट होगा। तो ये फॉर्मूला हमने सीखा। ये जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल इसी चीज को समझाने के लिए लिखा हुआ है कि कैसे टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इन दोनों फार्मूले को और मॉडिफाई फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी डेल्टा टी है और इसको रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी डेल्टा टी लिख सकते हैं। चेंज को हमने लिख दिया तो रो का वैल्यू यहाँ पर आ गया रो नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टर जो होते हैं उनका अल्फा टी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। ऑन इंक्रीमेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सेम एज इट इज आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले कैसे आए हमने यहाँ पर सीखा और अब हम इस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है वो सारे देखने वाले हैं और उसके बाद जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी हम देखने वाले हैं। तो एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करने वाला है, आगे का तो जरूर देखना ही है। अभी तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पे गिवन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर ए एंड बी एट 20 degree Celsius is 3 ohm and 4 ohm respectively. At what temperature will the resistance be equal? अल्फा ए का वैल्यू गिवन है, अल्फा बी का वैल्यू गिवन है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आर ए नॉट इनिशियल है 3 ओम और अल्फा ए हमारे पास में गिवन है 6 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अल्फा का यूनिट कैसे निकालेंगे, कैसे केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स वो होगा, वो भी हम बात करने वाले हैं पर ये अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। और बी नॉट जो है वो है 4 ओम और इसका अल्फा बी जो है वो गिवन है 2 इंटू 10⁻³ सो 2 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स। अब कह रहे हैं कि कौन सा टेम्परेचर है भैया जहां पर वो इक्वल हो जाएंगे। स्टार्टिंग में ये जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि सर अल्फा का वैल्यू केल्विन में गिवन है और आप डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं तो आप कैसे वहां पर अल्फा का वैल्यू यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर ये है चेंज, और चेंज डिग्री सेल्सियस में मेजर करें या फिर केल्विन में मेजर करें इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिखते हैं आर ए इज इक्वल टू आर बी, ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू आर नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो यहां पर आर ए का वैल्यू आर ए नॉट 1 प्लस अल्फा ए थीटा, मान लेते हैं थीटा डिग्री पे दोनों का सेम रेजिस्टेंस हो रहा था, थीटा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया, इज इक्वल टू आर बी नॉट 1 प्लस अल्फा बी थीटा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे सोल्व करते हैं। तो यहां पर 3 है इसका वैल्यू, 1 प्लस अल्फा ए का वैल्यू हम पहले ही लिख चुके हैं 6 इंटू 10⁻³ है, थीटा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर इसका वैल्यू 4 है, 1 प्लस इसका वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻³ थीटा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब क्या करना चाहिए हमको आगे सॉल्व करने के लिए, आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 3 प्लस इट विल बिकम 18 इंटू 10⁻³ ओके, थीटा माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 8 इंटू 10⁻³ थीटा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका ये जो 18 है और ये 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 2 8। ओके, इसको हम अपोजिट साइड लेकर आते हैं। तो 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 थीटा माइनस 20 माइनस 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 थीटा माइनस 20 और इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये 18 है, यहाँ पर ये 8 है, मतलब बचेगा 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/100, है ना। 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू, तो थीटा माइनस 20 will become equal to 100, so theta is equal to 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर हमने कैसे फॉर्मूला यूज किया, कैसे वो लॉजिक क्वेश्चन को हमको लॉजिकल बना सकते हैं, वो हमने सीखा। एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये जल्दी से जल्दी फटाफट आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। और ये क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डेफिनेटली इससे प्रैक्टिस ही होगी, हमको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है और इक्वल कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर कंडक्टर बिकम डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला है डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम आर का वैल्यू आर नॉट से बढ़ाकर 2 आर नॉट कर देते हैं, तो डेल्टा कितना होगा, 2 आर नॉट माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी बनेगा। 2 माइनस 1 1, आर नॉट से आर नॉट कैंसल, डेल्टा टी का वैल्यू 1 बाय अल्फा आया, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू आया 1 बाय अल्फा। यहाँ पर अल्फा का जो भी वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 divided by 4 into 10 raised to power minus 3, so it will become 1000 divided by 4, so it will be 250 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, डेल्टा डेल्टा टी ही थीटा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है। डेल्टा टी का मतलब क्या है, थीटा माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 20 हमारे पास 250 डिग्री सेल्सियस आया। 250 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर 0 से बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, डज द सेम टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर रिगार्डिंग शेप एंड साइज। तो यहाँ पर ये थीटा जो है वो केवल और केवल अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इट विल बी होल्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉपर कंडक्टर। थैंक यू।